हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसका पार्ट 3। इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, कैसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हैं और किस प्रकार इनको संतुलित किया जाता है। पार्ट 2 में देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने 4 अभिक्रियाएं देखी थी: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन। इस वीडियो में हम देखेंगे जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का, उन टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। तो इसके जो 2 वीडियो हैं उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स PDF बना करके मैंने इसका लिंक भी शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप PDF डाउनलोड करके इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो बच्चों, जो उपचयन अभिक्रिया है उसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम ऑक्सीकरण नाम से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण नाम हमारे बोलने से हमें ये टॉपिक जल्दी समझ में आता है। ऑक्सीकरण मतलब क्या है? उपचयन, दोनों एक ही बात है। अगर आप एग्जाम में उपचयन की जगह ऑक्सीकरण लिखते हो तो भी आपका सही होगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण और अपचयन में डिफरेंस क्या होता है वो हम चर्चा करेंगे, फिर हम इसको एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। देखो, ऑक्सीकरण नाम से हमें जाहिर हो रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जहां पे भी ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कैसा है? जरूरी तो नहीं कि सब जगह ऑक्सीजन ही जुड़े, और कुछ भी जुड़ सकता है। तो ऑक्सीजन पे आवेश होता है हमारा 2-, यानी ये कैसा है? हमारा ऋण विद्युतीय तत्व। तो और भी कोई ऋण विद्युतीय तत्व यहाँ जुड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे अगर हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से भी कोई जुड़ता है तो वो हमारा ऑक्सीकरण कहलाएगा, क्योंकि ये भी हमारे क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अपचयन में जस्ट इसका उल्टा होता है। अपचयन में क्या होगा? या तो ऑक्सीजन निकलेगा या ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा। दोनों में से कोई भी काम हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन, रिडक्शन। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। कि हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी हमारा वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब हाइड्रोजन के ऊपर आवेश कैसा होता है? प्लस का होता है। तो जरूरी नहीं कि वहां हाइड्रोजन ही निकले, हाइड्रोजन की जगह और भी कोई धन विद्युतीय तत्व प्लस का आवेश है तो ये कैसा हो गया? हमारा धन विद्युतीय तत्व। तो इसकी जगह कोई भी धन विद्युतीय तत्व, जैसे हमारे सोडियम है, मैग्नीशियम है 2+, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनमें से कोई भी तत्व निकल रहा है तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। थर्ड पॉइंट क्या आता है? धन आवेश में वृद्धि हो रही है या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो भी उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। इस पॉइंट को देखो, क्लियर करते हैं। कोई भी हमारा यौगिक होता है वो शुरुआत में यौगिक हमारा कैसा होता है? उदासीन होता है। यौगिक कह दो, तत्व कह दो, वो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। अगर उसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या होना चाहिए? धन आवेश में वृद्धि होनी चाहिए, यानी प्लस का आवेश इसका बढ़ना चाहिए। अब प्लस का आवेश बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि उसमें माइनस का आवेश आ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है या कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व इसमें जुड़ रहा है, यानी माइनस का आवेश बढ़ रहा है। तो माइनस का आवेश बढ़ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए उतना हमारा प्लस का आवेश भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑक्सीकरण में और क्या हो सकता है? धन आवेश में वृद्धि हो सकती है। धन आवेश में वृद्धि कब होती है?
प्लस का आवेश कब आता है किसी के ऊपर? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो कोई भी तत्व है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके धनावेश में वृद्धि होगी, और धनावेश में वृद्धि होगी तो हमारा क्या होगा? उस टाइम ऑक्सीकरण होगा। अपचयन इसका जस्ट उल्टा होगा। अपचयन में क्या होगा? यहाँ धनावेश में वृद्धि हो रही है तो अपचयन में क्या होगा? धनावेश में कमी होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो अपचयन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो जैसा हमारा ऑक्सीकरण में हो रहा है उसका जस्ट हमारा अपचयन में होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऋण आवेश में कमी। ऋण आवेश में कमी का मतलब क्या है कि धन आवेश में वृद्धि हो रही है तो ऑटोमेटिक हमारे ऋण आवेश में कमी होगी, और ऋण आवेश में कमी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। और अपचयन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऋण आवेश में वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा। तो इस प्रकार हमने किस बेसिस पर हम बताएंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। इनको देखकर ही हम किसी भी एग्जाम्पल को क्लियर कर सकते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो अब हम इन दोनों की एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ऑक्सीकरण, कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, इसकी परिभाषा क्या होती है। ऑक्सीकरण कह दो चाहे उपचयन कह दो। तो परिभाषा में हमें क्या करना है? जो ये 4 पॉइंट हैं इनको लेकर के ही क्या करना है? इनकी परिभाषा बनानी है। तो परिभाषा क्या बनाएंगे हम? कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन या फिर ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। कि या तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व निकले। इनमें से कोई भी हमारा कार्य हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। अब इस चीज को हम कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम का लेते हैं, कि मैग्नीशियम का जब हम दहन करवाते हैं तो क्या बनता है? MgO। अब इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है। तो पहला पॉइंट हमारा ये दिख गया कि ऑक्सीजन जुड़ रही है। और इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम देखो एकल परमाणुवीय है, तो जब भी कोई तत्व अकेला लिखा जाता है तो उसके ऊपर आवेश हमारा कैसा होगा? 0। आवेश को देख करके भी हम ऑक्सीकरण अपचयन क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम पे आवेश कैसा है? 0। लेकिन यहाँ हम मैग्नीशियम की बात करें तो क्या हो रहा है? इस पे आवेश क्या हो रहा है? 2+। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आवेश कैसा है? दोनों सेम परमाणु है, गैस है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आवेश में 0 था और वहां पे क्या हो गया? 2-, यानी धन आवेश में वृद्धि हो रही है। अपन एक को देख के भी कर सकते हैं कि मैग्नीशियम में धन आवेश में वृद्धि हुई और ऑक्सीजन इसमें जुड़ी, तो धन आवेश में हमारी वृद्धि भी हो रही है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ भी रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? हमारी ऑक्सीकरण। ठीक है, तो एक का आवेश देख के भी आप कर लोगे। सेकंड एग्जांपल है इसमें कोयले का दहन। कार्बन की अभिक्रिया जब हमने ऑक्सीजन से करवाई तो क्या बना? CO2। दहन कर रहे तो हम क्या करेंगे? जलाएंगे, और जलाएंगे तो किसकी प्रेजेंस में जलाएंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे कार्बन पे आवेश 0 था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया इस पे आवेश? 4+, क्योंकि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 2- आवेश है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल माइनस का आवेश कितना हो गया?
-4, तो उतना ही हमें धन आवेश में उत्पन्न करना पड़ेगा। तो कार्बन पे कितना धन आवेश हो गया, 4+। तो ये अभिक्रिया हमारी कैसी हो गई, ऑक्सीकरण की। नेक्स्ट अभिक्रिया हम अभी दो हमने एग्जाम्पल देख लिए थे जिसमें कि ऑक्सीजन हमारी जुड़ रही थी। अब हम हाइड्रोजन के निकलने वाले एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि H2O है, H2S, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई, जल से। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, H2O बन गया और सल्फर हमारा निकल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण कैसे हुआ कि एक तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए ऑक्सीकरण हुआ। दूसरा क्या है कि जब ऑक्सीजन की और सल्फर की तुलना करते हैं तो ऑक्सीजन इस पे अधिक माइनस वाला होता है। दोनों पे आवेश तो -2 है, लेकिन इसकी क्या होती है, विद्युत ऋणता अधिक होती है। अब विद्युत ऋणता क्या होती है ये हम आवर्त सारणी वाले चैप्टर में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। तो दोनों आ जाए तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे सल्फर के ऊपर आवेश कितना था हमारा, 2-, लेकिन यहाँ पे आते सल्फर पे आवेश कितना हो गया, 0। तो ऋण आवेश में कमी हो रही है, माइनस के आवेश में कमी हो रही है, तो क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो जो सल्फर है H2S है, इसका क्या हो रहा है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड H2S है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक एग्जांपल और कि Ki की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड, Ki का नाम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया जब हमने क्लोरीन से करवाई तो क्या बना, KCl बना और आयोडीन निकल गई। सबसे पहले अभिक्रिया संतुलित करते हैं, ऊपर वाली भी करनी पड़ेगी संतुलित। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वहां भी 2 है, इधर सल्फर 1 है, उधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 लगाने से हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ भी 2 लगाओ। जब मैंने यहाँ 2 लगाए तो सल्फर 2 हो गए, तो इधर भी 2 लगाओ। अभिक्रिया संतुलित हो गई। इसको भी संतुलित करें, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर भी 2 कर दो। क्लोरीन 2 करने से पोटेशियम 2 हो गए, तो पोटेशियम को 2 कर दो। इधर 2 लगाने से आयोडीन 2 हो गए, इधर भी आयोडीन 2 है। अब देखो किस प्रकार इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे आयोडीन पे आवेश कितना है हमारा, -1। यहाँ पे आयोडीन जब आता है तो इस पे आवेश कितना हो गया हमारा, 0। तो ऋण आवेश में कमी होती है तो क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीकरण। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। Ki जो है वो I2 में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये हमने 4 एग्जाम्पल देखे थे ऑक्सीकरण के। जरूरी नहीं है एग्जाम में आप ये 4 ही एग्जाम्पल लिखो, और भी कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है तो वो भी आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। बस आपको एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किस प्रकार इसमें अपचयन हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि अपचयन, रिडक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व इसमें जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। परिभाषा वैसी है, वहां पे जुड़ना है तो इधर निकलना है। इसके एग्जाम्पल डिस्कस करें हम सबसे पहले कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं KClO3। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा एक ही क्रियाकारक है, एक ही क्रियाकारक है, वो उत्पाद बना रहा है, टूट रहा है तभी उत्पाद बनाएगा। तो वो कैसी अभिक्रिया होगी हमारी, वियोजन अभिक्रिया। तो इन एग्जाम्पल को हम रासायनिक अभिक्रियाओं के अन्य अभिक्रियाओं में भी जोड़ सकते हैं। तो क्या उत्पाद बनेगा, एक तो हमारा KCl बनेगा और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी। अब KCl कैसे बनेगा उसको हम समझते हैं कि
इसमें हम बात करें तो प्लस का आवेश किस किस के ऊपर आता है, एक तो पोटेशियम पे आता है और माइनस का आवेश हमारा क्लोरीन पे भी आता है और ऑक्सीजन पे भी आता है। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, जब हमें उत्पाद बनाना है तो पोटेशियम के साथ में क्या करना पड़ेगा, एक माइनस वाला जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसने क्या किया, क्लोरीन के साथ में उत्पाद बनाया और ऑक्सीजन जो थी वो हमारी O2 के रूप में बाहर निकल गई। तो इस प्रकार हम अभिक्रिया का उत्पाद कैसे लिखना है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे, हर चीज याद नहीं करेंगे। अभिक्रिया संतुलित करते हैं, KCl तो बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है वहां पे 2 है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा दो तो 6 हो जाएंगे, इसके आगे 3 लगा दो तो 6 हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने 2 लगाए KCl भी बढ़ गए, तो यहाँ भी KCl बढ़ा दो, 2 लगा दिया आगे, अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। अब क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हमारी बाहर निकल रही है, तो ऑक्सीजन निकलती है तो हमारी अभिक्रिया कैसी कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें क्या हो रहा है हमारा, इस एक से भी हम क्लियर कर सकते हैं इस चीज को कि इसमें ऑक्सीजन हमारी निकल रही है। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं जिसमें कि अपचयन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। पहले वाले में हमने क्या किया, ऑक्सीजन निकाल दी, दूसरा वाला क्या कह रहा है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो उसका एग्जाम्पल हमने लिया कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब हमने क्लोरीन से करवाई तो क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सबसे पहले अभिक्रिया संतुलित करेंगे, इधर दोनों 2-2 है, उधर 1 है, तो वहां भी हम क्या करेंगे, आगे हम 2 लगा देंगे। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप लिखोगे उसको संतुलित जरूर करोगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे 0 आवेश है, कुछ भी आवेश नहीं है, ठीक है। या अपन ऐसे समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाया, हमारा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपन लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने H2 से करवाई, तो क्या होगा, उत्पाद क्या बना, Cu हो गया और H2O बन गया, कॉपर अलग हो गया और जल हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे निकली है, इसलिए इसका अपचयन हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन इसमें जुड़ी है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये हमारा एग्जाम्पल अपचयन के हो गए। अब अभी हमने ऑक्सीकरण और अपचयन इन अभिक्रियाओं को अलग अलग देखा था। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हमारी एक साथ होती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखो, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कोई वहां पे उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। दोनों चीजें वहां प्रेजेंट होगी, देने वाला भी प्रेजेंट होगा और लेने वाला भी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जहां से, उसका तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो एक पदार्थ का यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा और दूसरे क्या होगा, अपचयन होगा। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। एक पदार्थ हमारा अपचयित होता है और दूसरा पदार्थ क्या होता है, हमारा उपचयित होता है। परिभाषा क्या होती है इसकी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक उपचयित या ऑक्सीकृत होगा तथा दूसरा अभिकारक हमारा कैसा होगा, अपचयित होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तथा दूसरे के द्वारा ग्रहण किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार हमारा अपचयन हो रहा है एक ही अभिक्रिया में और किस प्रकार ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अभी जो हमने एक अभिक्रिया देखी थी कॉपर ऑक्साइड की, उसी की अगर हम चर्चा करें तो इससे क्या बन रहा था, कॉपर अलग हो रहा था और H2O बन रहा था। अभी लास्ट में हमने एक अभिक्रिया देखी थी, अभिक्रिया हमारी संतुलित है। अब हम इसके ऊपर आवेश देखेंगे। आवेश कैसे देखेंगे, यहाँ पे कॉपर पे आवेश क्या है, 2+
और यहाँ कॉपर पे आवेश कितना हो गया 0, यानी धन आवेश में हमारी कमी हो रही है। तो धन आवेश में कमी होती है तो हमारा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका इस प्रकार क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो सबसे पहले हमें अपचयन उपचयन के लिए आवेश को देखना है, किसके ऊपर क्या आवेश हो रहा है। ऑक्सीजन तो निकल ही रही है और साथ में आवेश भी हमारा कम हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड CuO में ऑक्सीजन के निकलने से भी हमारा अपचयन हो रहा है और इसके धन आवेश में कमी होने से भी कैसा हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब अगर हम हाइड्रोजन की चर्चा करें तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी जुड़ रही है हाइड्रोजन के साथ में। तो ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कह दो चाहे उपचयन कह दो, दोनों में से कोई सा भी आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया दे देंगे, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, तो उसमें आप तो या तो हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना इसको देख सकते हो, वरना आप क्या देख सकते हो, उनके ऊपर आवेश देख सकते हो। फिर अपन ऐसे ही तीर का निशान लगाएंगे कि ये यहाँ पे ऐसे इस प्रकार निशान लगा के ही आप लिखोगे और इसके ऊपर अपचयन और उपचयन भी लिखोगे, किसका किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है किसका किसमें अपचयन हो रहा है। अब यही चर्चा हमें यहाँ नीचे लैंग्वेज में लिखनी है, भाषा में भी लिखनी है। क्या लिखनी है कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, क्योंकि क्यों अपचयित हो रहा है कारण भी लिखना है। कारण क्या थे, 2 थे, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से एक तो ऑक्सीजन निकल रही है और दूसरा क्या हो रहा है, कॉपर के धन आवेश में कमी हो रही है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और हाइड्रोजन गैस का जल में H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है और ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। तो जो हमने यहाँ पे किया है वो ही हमें सेम टू सेम लैंग्वेज में लिखना है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। अब हम इसके 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं कि जहां से और क्लियर हो सके कि ऑक्सीकरण अपचयन किस प्रकार संपन्न होता है। सेकंड एग्जाम्पल आता है हमारा, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने कार्बन से करवाई। तो क्या बना, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 जुड़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखो, जिंक में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। और कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन कह दो चाहे हम क्या कह देंगे, ऑक्सीकरण कह देंगे। आवेश की चर्चा करें, यहाँ पे जिंक पे आवेश कितना है हमारा 2+ और यहाँ पे कितना हो गया 0। तो धन आवेश में कमी हो रही है और धन आवेश में कमी होती है तो क्या कहलाता है हमारा अपचयन। यहाँ पे कार्बन पे आवेश 0 था, यहाँ पे कार्बन पे आवेश क्या हो गया +4, ऊपर लिखेंगे +4। धन आवेश में वृद्धि होती है तो क्या कहलाता है हमारा उपचयन, ऑक्सीकरण। तो आवेश की चर्चा से भी अपन ने इसको कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जिंक की अभिक्रिया हमने किससे करवाई, कॉपर सल्फेट से। तो क्या बना, ZnSO4 और हमारा कॉपर अलग हो गया। यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, आवेश देखो, यहाँ पे जिंक पे आवेश 0 और यहाँ पे कितना हो गया इस पे आवेश 2+, यानी धन आवेश में वृद्धि हो रही है। धन आवेश में वृद्धि होती है तो हमारा क्या कहलाता है, उपचयन, यानी इसका ऑक्सीकरण हुआ है, उपचयन हुआ है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जिंक में माइनस का ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा है। सल्फेट जो है उस पे आवेश कितना है 2-, तो यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ने से हमारा क्या होता है, उपचयन होता है।
तो जिंक सल्फेट के रूप में क्या हुआ है, हमारा ऑक्सीकरण हुआ है। अब कॉपर से कॉपर सल्फेट में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अपचयन क्यों हुआ है, यहाँ पे कॉपर पे आवेश कितना था 2+ और यहाँ पे क्या हो गया 0, यानी क्या हो रहा है, धन आवेश में कमी हो रही है। तो धन आवेश में कमी होती तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि माइनस वाला जो हमारा सल्फेट है वो यहाँ कॉपर सल्फेट से अलग हो रहा है, तो ऋण विद्युतीय तत्व हमारा निकलता है तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि जिंक का उपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके धन आवेश में वृद्धि हो रही है और ऋण विद्युतीय तत्व इसमें जुड़ रहा है। कॉपर सल्फेट का कॉपर के रूप में अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व सल्फेट इससे अलग हो रहा है और कॉपर के धन आवेश में कमी हो रही है। यहाँ पे इसका धन आवेश 2+ था और वहां अभिक्रिया संपन्न होने के बाद इस पे आवेश कितना हो गया 0। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी आती है कि इसको रब कर देते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड है, इसके ऊपर आवेश कितना है। अपन आवेश निकालेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आवेश कितना है हमारा 4+। 4+ कैसे हुआ कि एक ऑक्सीजन के ऊपर 2- आवेश होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे 2 होने से आवेश कितना हो गया टोटल हमारा -4। तो जब यहाँ पे -4 आवेश हो गया तो प्लस का भी उतना ही लाना पड़ेगा। तो मैग्नीज का आवेश हमें नहीं पता है, लेकिन हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो मैग्नीज पे आवेश कैसा हो गया हमारा +4। अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक क्लोरीन का आवेश कितना है -1, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो -2 हो गया। तो मैग्नीज के ऊपर यहाँ आवेश कितना हो गया 2+। जब माइनस की वैल्यू टोटल 2 है तो प्लस की वैल्यू कितनी होगी 2। तो क्या हो रहा है हमारा धन आवेश में कमी हो रही है। पहले मैग्नीज पे आवेश कितना था +4, यहाँ पे आने से आवेश कितना हो गया +2। मैग्नीज क्या है हमारे डी ब्लॉक का तत्व है और डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है। कैसी संयोजकता मिलती है, परिवर्तनशील, यानी इसमें एक से अधिक संयोजकता होना संभव है। +4 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। तो धन आवेश में कमी होने से हमारा क्या होता है, यहाँ देखो धन आवेश में कमी हो रही है तो क्या हो गया हमारा अपचयन। तो अब क्या लिखोगे, मैग्नीज ऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड के रूप में अपचयन हो रहा है। क्यों अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसके धन आवेश में कमी हो रही है। MnO2 में मैग्नीज के ऊपर +4 आवेश था और MnCl2 में मैग्नीज के ऊपर कैसा आवेश था हमारा 2+, तो इसका अपचयन हो गया। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि एक तो मैग्नीज प्रेजेंट था, इसका हमने अपचयन कर लिया। दूसरा हमारा तत्व कौन सा है, अभिकारक कौन सा है HCl। अब HCl का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर आवेश कितना है हमारा -1, ठीक है ना, और वहां पे हमारे क्या हो रहा है क्लोरीन का आवेश कितना होता है हमारा 0, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे ऋण आवेश में कमी हो रही है। तो ऋण आवेश में कमी होगी तो क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा ये ऑक्सीकरण, यानी HCl जो है वो क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो गया, क्योंकि HCl में क्लोरीन के ऊपर -1 आवेश था और Cl2 में क्लोरीन पे आवेश कितना है 0। तो ये हमारे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन के बाद आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक किससे मिलके बनना है, एक्सो से और थर्मल से। तो एक्सो यानी एग्जिट और एग्जिट का मतलब हम सब जानते हैं कि एग्जिट का मतलब क्या होता है निकलना। एग्जिट यानी बाहर निकलना। और थर्मल का मतलब क्या हो गया, थर्मल की बात आती है अपने को समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर, कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की, तापमान की बात कर रहे हैं। तो जहां पे भी टेम्परेचर बाहर निकलता है, तापमान निकल रहा है, यानी ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा पैदा हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे
एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, अभिक्रिया के बाद हमारे जो रिएक्शन है उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी। तो अभिक्रिया पूर्ण होने पर क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। तो अब तापमान निकल रहा है, ऊष्मा निकल रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, उत्पाद के साथ प्लस का निशान लगाकर ऊष्मा लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, पहला अपन एग्जांपल लेते हैं इसका, कोयले का दहन। यानी कोयले को जलाएंगे तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। दहन कर रहे हैं यानी कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दो, क्या बना, CO2 बना। अब जलाने पे ऊष्मा निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, उत्पाद के साथ में प्लस का निशान लगा करके साथ में क्या लिख देंगे, ऊष्मा। यहाँ पे इसकी मात्रा लिखना कोई जरूरी नहीं, कितने कैलोरी मात्रा उत्पन्न हुई है, आप ओनली ऊष्मा लिखो तो भी वो पर्याप्त है। दूसरा अपन एग्जाम्पल ले ले, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस में कौन का मुख्य अवयव क्या होता है, नेचुरल गैस के अंदर जो इसका मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मेथेन, CH4। इसे हम क्या बोलते हैं, मेथेन। जब इसका दहन करवाएंगे यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, एक तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा, और साथ में क्या होगा, जला रहे हैं तो ऊष्मा निकलेगी। तो अपन इस तरफ ऊष्मा इसकी लिख देंगे। और कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे अपन डेली जीवन में देखते हैं, एक कंपोस्ट, खाद जब बनती है तो खाद बनने के बाद भी क्या होता है कि वहां का टेम्परेचर जो होता है कंपोस्ट का वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कंपोस्ट बनाना भी अपन किस में ले सकते हैं, हमारा ऊष्माक्षेपी में। और क्या है, फल सब्जियां इनसे कंपोस्ट बनता है, वो ऊष्माक्षेपी हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या ले सकते हैं इसमें, श्वसन। श्वसन भी कैसा है, ऊष्माक्षेपी है। क्यों है ऊष्माक्षेपी, श्वसन में क्या होता है, जो भी हमने खाया है वो अंत में जाके किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में। अभी ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या करेगा, CO2 बनाएगा और जल निकलेगा, काफी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और वो ऊष्मा हमारी बॉडी में ATP के रूप में स्टोर होती है, जो कि हमें कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करती है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इसकी अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करवाई तो क्या बनेगा, एक तो CO2 बनेगी, H2O बनेगा और ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ये अभिक्रिया हमारी कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। और ये ऊष्मा जो है हमारे ATP के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जरूरत पड़ती है उस प्रकार हम इसको काम में लेते रहते हैं। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, यहाँ पे कार्बन 6 है, उधर कितने हैं, कार्बन 1, यहाँ भी 6 कर दें। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, वहां कितने हैं, 2 है, तो इसके आगे यहाँ पे 6 लगा दे तो 12 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 6 ये रे, 2 ये रे, 8 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे कितने हैं, 6 दूनी 12 और 12 और 6 18। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 18 ऑक्सीजन है। अपने को ओनली ऑक्सीजन बढ़ाने हैं तो ओनली ऑक्सीजन यही प्रेजेंट है। यहाँ कुछ बढ़ाएंगे तो कार्बन भी बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा। तो अपने को क्या ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे 6 तो प्रेजेंट है, 18 करने, 12 और चाहिए, तो इसके आगे अपन 6 लगा दें तो 6 और 12 कितने हो गए, 18। अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। तो श्वसन भी हमारी कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पहले भी कि 5th एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। इसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH2। यह अभिक्रिया कैसे होती है, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं इजीली, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें काफी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, तो ये कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
जो अपन कली करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं घर में, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हम पानी डालते हैं तो काफी मात्रा में गैस निकलती है और बुलबुले के साथ में ऊष्मा भी निकलती है। जो हमारा विलयन है वो काफी गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमारी कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब हमारा आता है ऊष्मा, अभी हमने देखा था ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा निकल रही है। इसका जस्ट उल्टा होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। शोषी से हमें नाम से जाहिर हो रहा है क्या करना, ऊष्मा का अवशोषण करना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न करवाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि उसको ऊष्मा की आवश्यकता है। तो जो हमारे अभिकारक हैं उसका तापमान होगा वो हमारा कैसा होगा, उत्पादों की तुलना में उत्पाद का तापमान जो है वो कम होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर ऊष्मा को लिखते हैं, यानी हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है। तो इसकी अभिक्रिया को हम कैसे लिख सकते हैं कि या तो आप अभिकारक के साथ में ऊष्मा लिख दो कि हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है और उत्पाद बन रहे हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये ऊष्मा प्लस की वैल्यू है ये उधर जाएगी तो क्या होगी, माइनस की हो जाएगी। जगह चेंज होते, साइड चेंज होते, अपने साइन भी चेंज हो जाता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि उत्पाद के साथ में माइनस का निशान लगाकर ऊष्मा लिखते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल हम देखेंगे वो हम क्या देखेंगे कि उत्पाद के साथ में माइनस का निशान लगाकर ही ऊष्मा लिखी हुई है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है कि अभिकारक का तापमान ज्यादा होगा और उत्पाद का तापमान कम होगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। दैनिक जीवन में हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे नेल पेंट आपने देखा होगा, नेल पेंट जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत ही ठंडक महसूस होती है, क्योंकि ये कैसी है, एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसको संपन्न होने में क्या होगा, वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल ऐसे जो भी एग्जाम्पल है जहां संपन्न अभिक्रिया संपन्न करवाने में हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकती हो। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन सिल्वर क्लोराइड का, जो अपन ने पहले कहाँ पढ़ी थी, वियोजन अभिक्रिया में। तो सिल्वर क्लोराइड किससे टूटेगा, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश को हम H लिख सकते हैं। किसमें टूटेगा ये, सिल्वर में और क्लोरीन में। अभिक्रिया को संतुलित करें, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, तो ये कैसी है हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखा था अपन ने सिल्वर ब्रोमाइड का, ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सिल्वर अलग हो जाएगा, विघटित हो जाएगा ये अपने आयनों में और ब्रोमीन बन जाएगा। अभिक्रिया हमने संतुलित कर दी। तो ये एग्जाम्पल हमारे कैसे है, ऊष्मा शोषी के। ऊष्मा शोषी के बाद में हमारे टॉपिक आता है कि दैनिक जीवन में जो भी हमने ऑक्सीजन अपचयन पढ़ा था उसके कुछ एग्जाम्पल है कि कैसे इनका हम उपयोग करते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो 2 टॉपिक है हमारे, एक तो हमारा क्या है संक्षारण और दूसरा क्या है हमारा विकृत गंधिता। अब देखेंगे सबसे पहले हम संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, सामान्य भाषा में हम बोलते हैं लोहे पे जंग लगना, कोरोजन, वो संक्षारण होता है। और संक्षारण क्यों होता है, नमी से हो सकता है, वातावरण में जो ऑक्सीजन है उससे हो सकता है, पानी की वजह से हो सकता है, अगर धातु हमारी अम्ल में रखी हुई है तो संक्षारण हो सकता है। तो संक्षारण हमारा 3 कारणों से होता है, अम्ल से, आर्द्रता से और ऑक्सीजन से या जल से। तो इनकी प्रेजेंस में धातु का क्या होता है, संक्षारण होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, धातु हमारी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ये संक्षारण की जो क्रिया होती है ऊपर की सतह संपन्न होगी। पहले ऊपर वाली लेयर का संक्षारण होगा, उसका कोरोजन होगा और धीरे धीरे वो कोरोजन क्या होगा, नीचे तक पहुंचता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, धातु का नुकसान होता है, उसकी क्षति होती है, उसका ह्रास होता है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें संक्षारण की, तो परिभाषा क्या होगी इसकी, संक्षारण की परिभाषा देखें, परिभाषा क्या होगी संक्षारण की, कि धातुएं अपने आसपास उपस्थित अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या था, नमी, जो वायुमंडल में पानी की मात्रा होती है उससे हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता,
वायु या जल से क्रिया करके संचारित हो जाती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? संचारण। तो ये हमारे संचारण की परिभाषा है। यह एक रासायनिक क्रिया है जिससे धातुओं का क्षय होता है, धातु नष्ट होती धीरे धीरे। तो इसके बहुत सारे 3 एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए संचारण के। एक तो लोहे पे जंग लगना है, एक सिल्वर का संचारण है और एक कॉपर का है। तीनों की चर्चा करेंगे। लोहे पर जंग लगना जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पे जंग जो लगता है वो किस किस की प्रेजेंस में लगता है? कि लोहा जो है Fe वो वातावरण की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? आयरन ऑक्साइड। अब क्या होगा? ये आयरन ऑक्साइड आगे Fe2O3 में चेंज होगा और लगभग क्या इसमें 32 जल के अणु अलग होते हैं। तो 32 क्या है इसका? क्रिस्टलन जल है। तो 32 जल के अणु जो होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो हम यहाँ पे 32 की जगह ओनली N भी लिख सकते हैं। अगर 4, 5, 7, 10 यहाँ तक होते हैं तो उत्तरपन की मात्रा लिखते हैं, और बहुत ज्यादा होते हैं तब अपन ओनली क्या लिख देंगे? N लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका कि Fe2O3 और N जल के अणु इसमें प्राप्त होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया हमारे 2 स्टेप में होती है। तो इसको अगर हम एक स्टेप में लिखना चाहें तो हम ये क्रियाकारक हुए और फाइनल हमारा उत्पाद क्या हुआ? ये। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन में लोहे पर जंग लगने में क्या उत्पाद प्राप्त होता है? तो आप क्या लिखोगे कि लोहे पर जंग लगने पर आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनता है, न कि आप लिखोगे कि आयरन हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड एक मीडिएटर है जो बाद में Fe2O3 में चेंज हो जाता है। तो हमें शुरुआत में जो अभिकारक लिए वो देखने हैं और लास्ट में हमारा उत्पाद क्या मिला है वो लिखना है। तो यहाँ से अपने को इस स्टेप को आप मिस भी कर सकते हो, इससे डायरेक्ट आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो। दूसरा इसमें आता है हमारा सिल्वर का। जो चांदी है, चांदी पे जंग किस प्रकार लगती है? हमने देखा है कि समय के साथ साथ चांदी क्या होती है? काली पड़ जाती है। काली क्यों पड़ती है? कि जो चांदी है वो किससे अभिक्रिया करेगी? जो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे अभिक्रिया करेगी और क्या बना लेगी? Ag2S, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। Ag2S कैसे बना? देखो, चांदी पे आवेश कैसा होगा? धन आवेश का। ये अभिक्रिया करेगी किससे जुड़ेगी? माइनस वाले से, सल्फर। यहाँ पे माइनस वाला कौन है? जो ऋण, जिसपे ऋण आवेश प्रेजेंट है। सिर्फ एक ही तत्व प्रेजेंट है, वो है हमारा सल्फर, और सल्फर पे आवेश कैसा है? -2। सिल्वर पे +1 है, सल्फर पे -2 है। तो दोनों जब जुड़ेंगे तो हम इसका जब अणुसूत्र बनाएंगे तो इनको आवेश के साथ लिखेंगे। तो Ag+ हो गया और S2- हो गया। आवेश क्रॉस कर दो, 2 नीचे आ जाएगा और ये 1 वहां चला जाएगा। तो क्या बन गया? Ag2S। तो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? Ag2S। तो इस अभी हमने लोहे पर जंग लगना देखा, चांदी का संचारण देखा। लोहे पर जंग लगती है तो क्या बनता है? Fe2O3 बनता है और वो हमारे भूरे रंग का होता है। और चांदी पे जंग लगती है तो क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड बनता है जो हमारी काले रंग की परत होती है। अब हम कॉपर पे जंग लगता है तब क्या होता है? उस पे हरे रंग की परत जमती है। और वो क्यों जमती है? क्योंकि वहां पे कॉपर कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट का निर्माण किस प्रकार होता है कि कॉपर जो है वातावरण की नमी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब से मिलकर क्या बनाएगा? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्योंकि CO2 प्रेजेंट है तो CO2 ऑक्सीजन से क्रिया करके CO3 बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा, इसलिए यहाँ पे CO3 हो गया। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो ये भी आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे दोनों में कॉपर आ रहा है और यहाँ पे साथ में क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन जब बनते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं? क्षारीय विलयन। तो इसलिए जो कॉपर कार्बोनेट है इसकी प्रवृत्ति यहाँ पे कैसी होगी? क्षारीय प्रवृत्ति। तो जब कॉपर पे जंग लगेगी तो हमारे क्या बनेगा?
हरे रंग की परत जमेगी, वो किसकी वजह से बनेगी? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के निर्माण की वजह से। तो अभी हमने इसके एग्जाम्पल देखे कि संक्षारण के कौन कौन से एग्जाम्पल है। अब हम चर्चा करेंगे कि हम संक्षारण से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि संक्षारण होने से क्या होता है, हमारी धातु का नुकसान होता है, धीरे धीरे धातु नष्ट होती है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम क्या कर दें कि उसके ऊपर पेंट कर दें। धातु पर अगर हम पेंट कर देंगे तो भी उसका संक्षारण नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि उस पर हम तेल लगा दें। तेल लगाने से, ऑयलिंग करने से भी क्या होगा, वातावरण की नमी से और ऑक्सीजन से ये कांटेक्ट में नहीं आएगी और संक्षारण नहीं होगा। तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो। ग्रीस भी क्या है, हमारी चिकनाई है, ठीक है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, यशद लेपन। यशद लेपन को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन। यानी इसमें हमें क्या करना है कि लोहे के ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयरन पर हमें क्या करना है, लोहे पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ानी है, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो क्या होगा कि जो आयरन है वो डायरेक्ट हमारे वातावरण के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और हमारे लोहे का संक्षारण नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे हम बचा सकते हैं इसको, क्रोमियम लेपन। यानी जो भी हमारी धातु है जिसका हमें बचाव करना संक्षारण का, उसके ऊपर हम क्रोमियम का लेप कर देंगे। क्रोमियम का लेप ही क्यों करते हैं ओनली, क्योंकि क्रोमियम एक तो महंगा है और इसका नेचर क्या होता है, इस पे जंग नहीं लगती है, इसका संक्षारण नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, ये अपनी साइकिल की घंटी होती है, पानी के नल होते हैं, उसके ऊपर कितनी चमकीली लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है, क्रोमियम की होती है। जब कभी नल के ऊपर से पॉलिश हट जाती है तो हम देखते हैं कि नीचे नल अलग कलर का निकल के आ रहा है, येलो कलर का, पीतल का, ऐसे निकल के आ रहा है। तो जो हमारी नल है, घंटियां हैं साइकिल की, वो सारे किसके एग्जाम्पल है, हमारे क्रोमियम लेपन के, जिसकी वजह से क्या होता है, संक्षारण नहीं होता है। और अपन कैसे बचाव कर सकते हैं, एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, जैसे कोई भी धातु होती है उसका संक्षारण होगा तो क्या होगा, वो वहां के ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और उसका ऑक्साइड बन जाएगा। तो उसका जो धातु का जो ऑक्साइड बना है उसकी परत उस धातु के ऊपर बन जाएगी। तो जब मोटी परत बन जाएगी तो क्या होगा, जो अंदर जो हमारी धातु प्रेजेंट है वो डायरेक्ट उस वातावरण के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, संक्षारण हमारा बच जाएगा। जैसे ये प्रक्रिया किसमें होती है, हमारी एल्यूमिनियम में होती है। जो एल्यूमिनियम धातु है इसके ऊपर किसकी परत बनती है, हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3। इसकी परत बनने से क्या होगा, एल्यूमिनियम का संक्षारण हमारा इजीली नहीं हो पाएगा। और हम क्या कर सकते हैं इसको संक्षारण से बचाने के लिए, कि हम विद्युत लेपन कर दें। विद्युत लेपन क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यानी वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा जिस धातु का हमें संक्षारण करने से बचाना है उसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देंगे, तो विद्युत लेपन कहलाएगा। क्योंकि ये काम किसकी वजह से होता है, विद्युत धारा पास करने से होता है। तो ये क्रिया हमारी विद्युत अपघटन विधि के द्वारा होगी। तो ऊपर हमारी दूसरी परत चढ़ जाएगी, तो हमारी नीचे जो मूल धातु है उसका हम संक्षारण होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, मिश्र धातु बनाकर। कि मिश्र धातु कोरोजन से सुरक्षा के पॉइंट्स में हम 7 पॉइंट डिस्कस कर लिए।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है कि मिश्र धातु बनाकर भी हम धातुओं की संचारण से सुरक्षा कर सकते हैं। मिश्र धातु क्या होता है, मतलब नाम से दिख रहा धातु को मिक्स करना है, ये धातु में कुछ मिलावट करनी है। मिलावट करने से क्या होगा, उनके जो मूल गुण होते हैं वो हमारे बदल जाएंगे। अब मिलावट किसकी कर सकते हैं हम, धातु के अंदर धातु की भी कर सकते हैं और अधातु की भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम मिक्स करेंगे वो मिश्रण हमारा कैसा होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। यानी सब जगह से कहीं पर भी हम देखें तो उसका अनुपात हमारा सेम होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। तो धातुएं दो या दो से अधिक हो सकती हैं, अधातु भी हो सकती हैं, और मिश्रण कैसा होना चाहिए हमारा, समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो मिश्र धातु बनाकर हम संक्षारण से धातुओं की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला है हमारा लोहा। शुद्ध लोहा जो होता है वो कैसा होता है हमारा, नरम होता है, सॉफ्ट होता है। तो अगर हमें इसको यूज करना है, थोड़ी इसमें कठोरता लानी है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें कार्बन मिलाना पड़ेगा। तो कार्बन इसमें बहुत मामूली से मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं, 0.05%, इतना परसेंट इसमें कार्बन मिलाते हैं। तो इतना मिलाने से क्या होगा, लोहा जो होता है थोड़ा सा हमारा कठोर हो जाता है और हम इसको काम में ले लेते हैं। सेकंड आता है हमारा इस्पात, यानी स्टेनलेस स्टील, जिससे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। स्टील क्या होता है, जो भी हम रसोई में देखते हैं, खाने पीने के बर्तन काम में लेते हैं, वो कैसे बने, हमारे स्टील के बने होते हैं, तो वो इस्पात ही है। अब वो भी किससे बनता है, लोहे से बनता है। अब लोहे की प्रॉपर्टी देखो, लोहे गुणधर्म देखो और स्टील के गुणधर्म बिल्कुल अलग हो जाते हैं। लोहे में तो हम पानी रखते जंग लग जाएगी, लेकिन स्टील के बर्तनों में हम पानी भर के रखते हैं, खाना भी पकाते हैं। क्यों, इसमें क्या होता है कि जैसे लोहे में हमने निकल और क्रोमियम मिलाया तो क्या होगा, इसमें जंग नहीं लगती है, इससे गुणधर्म बदल जाते हैं। 22 कैरेट सोना, कि शुद्ध सोना जो होता है वो कैसा होता है, 24 कैरेट, वो बिल्कुल शुद्ध होता है और शुद्ध होता है और कैसा होता है, नरम होता है। उससे हम आभूषण ज्वेलरी नहीं बना सकते। अगर हमें आभूषण बनाने हैं तो उस सोने में कुछ मिलावट करनी पड़ेगी। तो आभूषण बनाने के लिए हम कौन सा सोना काम में लेते हैं, 22 कैरेट सोना काम में लेते हैं। मिलावट किसकी कर सकते हैं, चांदी की भी कर सकते हैं और तांबे की भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी धातु की मिलावट कर सकते हो। तो जब हम आभूषण बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि 24 कैरेट सोना के अंदर अपन 2 भाग जो है इसकी मिलावट कर देते हैं, तो हमारा 22 कैरेट सोना हमें प्राप्त हो जाता है। उसको हम फिर आभूषण का आकार दे सकते हैं। शुद्ध सोने से हम आभूषण नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है हमारा कांसा। कांसा में कौन कौन धातु होती है, कॉपर होती है, टिन होती है। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। टिन का सिंबल क्या होता है, Sn। स्टेनस लैटिन भाषा में नाम है इसका। तो इसको हम कैसे याद कर लेंगे, क से कॉपर और स से Sn, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कांसा। पीतल, पीतल में क्या होता है, कॉपर के साथ में जिंक या जस्ता, एक ही बात है कि कॉपर के साथ में हम क्या मिला देंगे, हमारा जिंक मिला देंगे, तो ये क्या बन गया, पीतल। तो कांसा और पीतल में कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों में मेन धातु हमारी कॉपर है, लेकिन मिलावट किसकी कर रहे हैं हम, कांसा में हम किसकी कर रहे हैं, टिन की कर रहे हैं, Sn, और पीतल में किसकी कर रहे हैं, जिंक की, Zn। तो हम Sn कैसे याद करेंगे, स से Sn। तो ये हमारी क्या हो गई कि कैसे संक्षारण क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और किस प्रकार हम संक्षारण से धातुओं को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विकृत गंधिता, कि विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता ये भी हमारे एक उपचयन यानी ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। देखो बच्चों, आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, बहुत ज्यादा कुछ ऑयली फूड हम बना लेते हैं, लंबे टाइम तक अगर हम उसको खाते नहीं हैं, वो पड़ा रहता है, तो उसमें क्या होता है, अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो वो स्मेल क्यों आती है, क्योंकि उसमें जो तेल प्रेजेंट है, वसा प्रेजेंट है, उसने क्या करा, वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करी और उसका ऑक्सीकरण हो गया, उच्चयन हो गया,
और उपचयन होने से क्या होता है, उसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा और उसमें से गंध भी चेंज हो जाएगी, टेस्ट भी चेंज होगा और स्मेल भी उसकी बदल जाती है। तो ये किस वजह से होता है, विकृत गंधिता की वजह से होता है। तो इसकी परिभाषा हम देखें तो परिभाषा क्या होती है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल व वसा के उपचयन यानी ऑक्सीकरण से उनके स्वाद व गंध का बदलना विकृत गंधिता कहलाता है। किस वजह से होता है कि जो तेल है, वसा है, वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और उसका उपचयन हो जाता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से खाद्य पदार्थों का उपचयन होने से उसका गंध और स्वाद दोनों बदल जाएंगे। अब हम इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं कि उसकी विकृत गंधिता न हो खाद्य पदार्थों की। तो पहला तरीका क्या है कि हम खाद्य सामग्री को वायुरोधी पात्रों में रखें, यानी एयर टाइट डिब्बे में अगर हम इसको रखेंगे तो बाहर की वायु अंदर प्रवेश नहीं करेगी और हमारे खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण उपचयन नहीं होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसमें खाद्य सामग्री के अंदर हम प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से क्या होगा कि वो वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बाजार में जो भी पैक्ड फूड होता है, डिब्बा बंद चिप्स वगैरह की थैली होती है, वो बहुत फुली हुई होती है, उसमें हवा भरी हुई होती है। तो वो हवा किसकी भरी होती है, जो ऑक्सीजन गैस है वो तो वहां से हटा दी जाती है और उसकी जगह थैली में कौन सी गैस भर देते हैं, हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो नाइट्रोजन गैस क्या है, एक अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा वसा है, तेल है, ऑयल है, वो कोई क्रिया नहीं करेगा और वो चिप्स हमारी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगी, खराब नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने उपचयन की 2 एग्जाम्पल देख लिए। पहला हमने देखा संक्षारण और दूसरा हमने देखा विकृत गंधिता। और इस वीडियो में हमने क्या देखा कि जो हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार में हमारे जो बच रहे थे, ऑक्सीकरण अपचयन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये अभिक्रियाएं हमने इस वीडियो में देखी हैं। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो के मैंने इस चैप्टर के जो मेरे नोट्स हैं उसकी PDF बना करके मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर किया है, तो वहाँ से आप ये इसके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और रिमेनिंग जो इसके पहले के जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम, और उसमें हम क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम इसके बीच के क्वेश्चन देखेंगे, पाठ के बीच में जो भी हमारे अभ्यास प्रश्न दिए हैं, क्रियाकलाप दिए हुए, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम इसके चैप्टर के पीछे जो भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए उनकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।